एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का सोशल साइंस गुजरात बोर्ड का, और इसका हमने चैप्टर 1 शुरू किया है। हेरिटेज ऑफ इंडिया इस चैप्टर का नाम है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे आप उसमें जाके सब वीडियोस को देख सकते हैं। डिटेल में पूरा सोशल साइंस 9th-10th का आप कवर करूंगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात तक कर लिया था, मतलब इतना हो गया था ऊपर तक। आज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात से। तो जो चीज जगह हैं जिनमें कोई धार्मिक यानी पुरानी बातों की कोई इम्पोर्टेंस होती है, आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि वहाँ पर कुछ देखने जैसा होता है, कुछ खोज करने जैसा होता है, उन जगहों में हमारे गुजरात में कौन कौन सी जगहें आती है। लोथल जो ढोलका तालुका में है, रंगपुर जो लिम्बड़ी तालुका सुरेंद्रनगर में ये पड़ता है, धोलावीरा ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोजड़ी यहाँ श्रीनाथगढ़ जो है वो राजकोट में पड़ता है। ये सारी वो जगहें हैं। पिलग्रिमेज यानी कि जो तीर्थ स्थल है हमारे यहाँ पर वो हैं वड़नगर का विक्ट्री टावर, यानी कि जो वड़नगर में है। किंग अशोक का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये जूनागढ़ में है। स्टोन इंस्क्रिप्शन है, पत्थर पे उन्होंने काम किया हुआ है। मोडेरा का सन टेम्पल है, चांपानेर गेट है, रुद्र महालय है सिद्धपुर में, मानसर लेक है विरमगाम, जामा मस्जिद अहमदाबाद में, झूलता मिनारा वो भी अहमदाबाद में, सिद्धि सयग्नि जाली ये सब अहमदाबाद में, हाथी सिंह के मंदिर, सहस्त्रलिंग लेक जो है वो पाटन में है, ये एक तालाब है। वडोदरा में राजमहल है, मोहब्बत खान का टॉम यानी कि उनकी कब्र है, पारसी अग्यारी ये दोनों नवसारी में, पारसी अग्यारी और मोहब्बत खान की टॉम, ये सब देखने लायक जगह हैं। जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखती हैं यानी कि भगवान की जो जगहें हैं वो है द्वारकाधीश का भगवान का मंदिर जो है वो द्वारका में, शारदा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य जी की शारदा पीठ है, सोमनाथ टेम्पल है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे गुजरात में बसा हुआ है। नॉर्थ गुजरात में अंबाजी है बनासकांठा में, बहुचराजी महसाणा में है, रणछोड़ राय टेम्पल डाकोर में है जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शामलाजी जो शामड़ाजी इसको बोलते हैं अरावली डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस सोशल और टूरिज्म प्लेसेस हमारे गुजरात में हैं। फॉर एग्जांपल है पोलो फॉरेस्ट विजयनगर में, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, काइट फेस्टिवल यहाँ लगता है, कांकरिया कार्निवल लगता है अहमदाबाद में, ताना रेरी फेस्टिवल लगता है वड़नगर में, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल होता है मोडेरा में, और रणोत्सव कच्छ में जो बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। टूरिस्ट प्लेसेस जो जैन और बुद्धिस्ट लोगों की है वो भी इंडिया में बहुत सारी हैं। बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं टूरिस्ट और सॉरी जैन और बुद्धिस्ट की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया में पहले से ही रही हैं, और इसीलिए जैन और बुद्धिस्ट की जो गुफाएं हैं वो गुजरात में भी कई जगहों पर देखी जाती है। एग्जाम्पल है वड़नगर, तारंगा, खंबालिया, शामला जी जिनको हम शामला जी कहते हैं, कोटेश्वर, तालाजा, ढांक और जागड़िया। गुजरात में कई सारे मेले भी लगते हैं। ऐसा हमारा जो कल्चर है वो बहुत सी जगहों पर देखा जाता है, अलग अलग तरह से लोग अपने मेले लगाते हैं। फेयर्स में ट्रेडिशनल, रिलीजियस और सोशल इम्पोर्टेंस जो है वो होती है, यानी कि फेयर्स बहुत ज़माने से चलते आ रहे हैं। यहाँ पर लोग भक्ति करने के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए इकट्ठे होते हैं। जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वो उसकी एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है। मोडेरा फेयर जो है वो मोडेरा महसाणा में लगता है, जनवरी के तीसरे हफ्ते में ये आता है, और इसकी तिथि है श्रावण सुद अमावस्या तिथि या टाइम जो है, तिथि होता है नॉर्मली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और नॉर्मली जो 3rd वीक ऑफ जनवरी में ये जो अमावस्या है श्रावण की वो आती है। और टाइम ये जो 3rd वीक ऑफ जनवरी इसीलिए लिखा है क्योंकि इन लोगों का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से फिक्स डेट नहीं होती। बहुचराजी का मेला बहुचराजी में लगता है चैत्र सुद पूनम को। श्यामला जी ठाकुर जी का मेला श्यामला जी अरावली में लगता है कार्तिक की एकादशी से लेकर के पूनम तक। भादरवी पूनम का जो फेयर है वो अंबाजी बनासकांठा में लगता है भादरवी की पूनम पे। भावनाथ जो है वो गिरनार जूनागढ़ में मग वध नवमी से लेके 12वीं यानी नवम से लेके 12 तक ये चलता है। तारनेतर जो है वो सुरेंद्रनगर में भाद्रपद 4 से 6 तिथियों पे ये लगता है। बाड़ियाद मेला जो है वो अहमदाबाद में रजब मंथ डेट यानी कि 9, 10 और 11 पे लगता है।
नकलांग जो है वो भावनगर के कोलियाक में लगता है भादरवा अमावस्या पे। माधवपुर जो है, माधवपुर का मेला ये पोरबंदर में लगता है चैत्र की 9 से लेके 13 तक। बौद्ध फेयर जो है वो धोलका अहमदाबाद में लगता है कार्तिक की पूनम पे। मिरातादार फेयर जो है वो उन्नव महसाणा में लगता है जो रजब मंथ 16 से 22 को लगता है। दांग दरबार फेयर जो है वो दांग में लगता है पूनम वाले दिन। गोल गदेड़ा मेला जो है वो गरबादा दाहोद में लगता है 5 से 7 दिन होली के बाद। कार्तिक पूनम जो है वो सोमनाथ गिर में लगता है कार्तिक के पूनम पे। और लास्ट है बांगुरिया का मेला, वो छोटे उदयपुर कोंत में लगता है होली से लेकर रंग पांचम तक ये लगता है। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है इंडिया के लोग और यहाँ की ज़मीन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले जो लोग आए थे वो आए थे ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से। अब हमारे यहाँ की जो अलग अलग हेरिटेज है उससे प्रभावित होकर, उससे खुश होकर हमारे इंडिया में बहुत सी बाहर से ट्राइब्स आई थी। और इससे इन ट्राइब्स के जो रहने के विशेष हैं, जो प्रूफ है वो हमको यहाँ पर मिलते हैं। द्रविडियंस को है सबसे पहला इंसान माना जाता है, इंडिया का सबसे एंशियंट लोग हैं वो। मॉडर्न रिसर्चर जो हैं लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी के, वो द्रविडियन से भी पहले आ चुके हैं ऐसा बताते हैं आज। 6 और ट्राइब्स आई इंडिया में द्रविडियन से पहले भी, उनके बारे में अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेग्रिटोइड यानी कि हापसी लोग। इनका ये 2 नाम जो है वो पूछे भी जाते हैं। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस मानते हैं कि नेग्रेट या नेग्रोस जो है सबसे पहले इंडिया में आए थे। वो अफ्रीका से आए, बालूचिस्तान वाला वाया बालूचिस्तान वो आए थे इंडिया को। उन वो एकदम काले कलर के थे, हाइट उनकी 4 से 5 फीट थी और कर्ली बाल थे। एस्ट्रोलॉइड जो है, निषाद लोग इनको कहते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। इनका फिजिकल फीचर था काली चमड़ी, ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, इनका माथा काफी चौड़ा होता है, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट यानी कि हाइट में छोटे। आर्यन जो बाद में आए उन्होंने इन लोगों का नाम रख दिया निषाद। ये जो ट्राइब्स हैं इनके ओरिजिन्स जैसे कि कोल, मुंडा, खासी, आसाम की जो ट्राइब्स है, निकोबार, म्यांमार, ये सब जो है ऑस्ट्रालॉइड के सिमिलर पाए जाते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये उनके ही वंशज हैं। उनका इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन जोरदार है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंडिया के कल्चर को और सिविलाइजेशन को आगे और लेकर के आए। वो उन्होंने क्ले यूटेंसिल्स बनाए, कॉटन के कपड़े बनाए, और उनको और भी बहुत सारी कलाकारियाँ आती थी। वो रिलीजियस बिलीफ भी उनके बहुत ज़्यादा थे, भगवान में खूब मानते थे। फिर बात करें द्रविडियंस की। द्रविडियंस जो है ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सिंधु वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो का इन्होंने निर्माण किया है। और ये स्टोन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब स्टोन की खोज हुई थी तब उस टाइम पर यही थे, द्रविडियंस थे। ये नॉर्थ से आए थे और इन्होंने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज और कल्चरल फीचर्स को यहाँ पर जिंदा रखा, और फिर धीरे धीरे इनका नाम पड़ गया द्रविडियंस। द्रविडियंस ने ही हमको गॉडेस और गॉड का हमको कॉन्सेप्ट सिखाया कि आपकी माता जो है वो गॉडेस है और आपके फादर जो है वो आपके भगवान है। तो पार्वती और शिवा का जो है डेवलपमेंट एज अ मदर एंड फादर उसके बाद हुआ। नेचर को भी वर्शिप करना ये भी द्रविडियंस ने हमको सिखाया है। नेचर की पूजा भी किसने हमको सिखाई? द्रविडियंस ने सिखाई। धूप यानी धूप दीप और आरती करना, ये सब द्रविडियंस का तोहफा है हमको। साथ साथ में नेचर और एनिमल की तो वर्शिप ये करते ही हैं। ये इनके ग्रेट फीचर्स हैं कि ये हमारे नेचर यानी कि हमारी प्रकृति और हमारे जानवर, इनकी भी पूजा करते हैं। जो द्रविडियंस के जो ओरिजिनल डीटीज थे, डीटीज यानी भगवान थे, उनको आर्यंस ने भी माना है और उन्होंने ही उनको धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्होंने उनको भगवान का दर्जा दिया है। नॉर्थ के बड़े इन्फ्लुएंस में यानी कि इन लोगों पे बड़ा असर पड़ा नॉर्थ इंडिया का, तो आर्यन कल्चर जो है वो धीरे धीरे द्रविडियंस के साथ साथ द्रविडियंस के जैसा होने लगा और इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी, यानी कि आर्यन और द्रविडियन साथ में आने लगे। द्रविडियंस के यहाँ पर मैट्रियार्कल सिस्टम होता था फैमिली का। नॉर्मली हमारे यहाँ पैट्रियार्कल होता है। पैट्रियार्कल का मीनिंग होता है
फादर की ज़्यादा चलती है घर में, या फादर के ही बच्चों को आगे वंशज माना जाता है। मैट्रियार्कल का मीनिंग होता है माँ के बच्चे। अब माँ के आगे माँ को अगर बेटी हुई तो वो बेटी शादी करके उधर से जाएगी नहीं, वो उधर ही रहेगी। फिर उसके भी जो बच्चे होंगे वो भी उसके साथ ही रहेंगे। द्रविडियंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया आर्ट एंड क्राफ्ट में। उन्होंने बोर्ड, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग और डाइंग, ये सब चीज़ें यहाँ कलाएं लाई हैं। आर्यंस के डोमिनेंस के कारण, क्योंकि आर्यंस नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए उन्होंने साउथ इंडिया में शिफ्ट कर लिया और वहीं सेटल हो गए। और इसीलिए हम देखते हैं साउथ इंडियन लोग अब द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन सारी ट्राइब्स के अलावा भी मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड ट्राइब्स भी हमारे इंडिया में आई थी, जिनके बारे में थोड़ा यहाँ दिया है। मंगोलॉइड्स हैं जो इंडिया आए थे नॉर्थ चाइना से तिब्बत के द्वारा, और उन्होंने अपने आप को बसाया कहाँ? नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में। उन्होंने धीरे धीरे खुद को इंडियन जैसा बना लिया। मंगोलाइड पीपल जो हैं उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उनका दिखाव कैसा है, वो कुछ येलो कलर के दिखते हैं। उनका स्किन का रंग जरा सा पीला है, फ्लैट फेस है, एकदम सीधा सीधा, चबी चीक्स हैं, और आंखों का जो शेप है वो बादाम जैसा है। मंगोलॉइड्स येलो कलर के होते हैं और इसीलिए उनका नाम रख दिया गया था किराट। अल्पाइन, डिनारिक और अर्मेनॉइड की बात करें तो ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। ये तीनों ही ट्राइब्स में सिमिलैरिटीज यानी कि कुछ समानताएं देखी जाती हैं। इनका जो ये जो जाति है ये सबसे ज्यादा गुजरात में, सौराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, और उड़ीसा का पहले नाम था ओरिसा, यहाँ पर ये पाई जाती है। फिर बात करें आर्यंस की, तो नॉर्डिक आर्यंस जो हैं इन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन को इंडिया में बनाया था। हिंदूज को पहले आर्यन ही कहा जाता था, और जिस एरिया में ये आर्यंस रहते थे उस एरिया को बोलते थे आर्यव्रत, यानी कि इंडिया को पहले आर्यव्रत कहा जाता था। जैसे सेवन रिवर्स यहाँ पर बहती थी तो इनका नाम उस रीजन का नाम पड़ गया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में 7 नदियां आती है। कौन कौन सी आती हैं ये आप ढूंढिए और कमेंट में डालिए। पहले के ज़माने में जो पहली पहली आर्यन पॉपुलेशन थी वो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जाकर के रह गई और वहां बस गई। नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट यानी कि पंजाब, हरियाणा, अ, राजस्थान, ये सारा पार्ट आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट यही होता है। चलो, आर्यवर्ता का जो एरिया है वो मिथिला, बिहार से लेकर के ईस्ट में, यानी कि वहां से शुरू होकर के साउथ में विंध्याचल तक ये जो एरिया है ये गया। ये मोस्ट एडवांस्ड पीपल थे। बाकी की सारी ट्राइब्स के हम अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा एडवांस्ड ये लोग थे। ये जो वास्ट लैंड है, मतलब जिसमें ये रहते थे, उसका नाम रखा गया भरत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष। और ये किसके पीछे रखा गया? आर्य भारत नाम के जो राजा थे उनके पीछे, या तो इनको नाम दे दिया गया भरत कुल। ट्राइब कुल मतलब उनके वंशज जो उनके बाद पैदा हुए। आर्यन को जो है नेचर से बड़ा प्यार था, प्रकृति से बहुत ये प्यार करते थे। उन्होंने पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की, सूरज, हवा, बारिश, सबको प्यार भी किया, सबकी पूजा भी करी है। उन्होंने हिम्स बनाए, रिट्स बनाए, ताकि हम इन अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स को प्रे कर सके। ये सारी प्रेयर्स उन्होंने बनाई। साथ ही साथ उन्होंने कुछ रिलीजियस सेरेमनीज का भी उन्होंने इजाद किया। एग्जाम्पल है वेदास, यज्ञ करना, और जो ये सारी एक्टिविटीज जो अब इंडिया में होने लगी, ये सब कौन लेकर के आया? आर्यंस लेकर के आए। इनका जो रहने का तरीका है, इनका जो कल्चर है, ये पूरी तरह से एक दूसरे से मिल गया, यानी एक दूसरे से ये सब जुड़ गए, ये सारी जो ट्राइब्स हैं। और इससे इंडिया के पास एक ग्लोरियस और प्रॉस्परस हेरिटेज आ गया। बहुत ही खूबसूरत आगे बढ़ने वाला हेरिटेज जो है इंडिया के पास आ गया। ये जो फॉरेनर और इंडिया के ट्राइब्स हैं ये इस तरह से एक दूसरे से मिले। अमालगमेटेड का मीनिंग होता है आपस में घुल मिल जाना, ताकि एक लंबे समय के लिए ये लोग मिले थे। और उसके बाद इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, यानी जो पहले ऐसे दिखते थे, वो सब चला गया। क्यों? क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होने लगी। इंटरकास्ट मैरिज होने पे मम्मा और पापा दोनों की जो चीजें हैं वो बच्चों के अंदर आती है मिक्स होकर के, डिफरेंटली नहीं आती। आउटसाइडर्स और लोकल जो लोग हैं वो हमारी यहाँ की भाषाओं से, स्क्रिप्ट से, नाम और हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है, भगवान में जो हमारा विश्वास है,
उस पे बड़ा उनको उसका असर उन पे हुआ और इन्होंने इसी इन्हीं चीज़ों ने फॉरेनर्स को इंडियनाइज कर दिया, यानी कि बाहर के विदेश के लोग आकर के हमारे इंडिया में बस गए। पहले के समय से ही ये जो कंपोजिट कल्चर है ये इंडिया में बनते चला आया, यानी कि एक मिला-जुला कल्चर आपको इंडिया में दिखने लगेगा। ये सब बाद में इंडियंस बन गए। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि इंडिया के अंदर ये सारे कल्चर्स का अमालगमेशन हुआ, सब मिल गए एक-दूसरे से और उन्होंने इंडिया के कल्चर को बहुत वैराइटीज़ दी और उसको बहुत बड़ा विशाल बनाया। फिर आती है बात प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की। हेरिटेज को कैसे बचा के रखा जा सकता है। इंडियन हेरिटेज की सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने इंडिया को आई कैचिंग पिक्चर्स क्यों और अट्रैक्टिव बनाया है, यानी इंसान देखते ही रह जाए ऐसी सारी चीज़ें हमारे हेरिटेज में है। हेरिटेज ने ही हमारे कंट्री को ग्लोरी दी है, एक चमक दी है विश्व में, अ, अलग से खड़े रहने का एक मौका दिया है। इंडिया ने लीडिंग पोजीशन जो है वो अटेन करी है किसके कारण? क्योंकि उसने आज भी अपने उस हेरिटेज को बचा के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है। और इसीलिए ये हर इंडियन की बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ड्यूटी बनती है और सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि कोई भी हमारे एंशिएंट मेमोरियल्स को, जो हमारे जगहें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट है, क्राफ्ट है, केव्स हैं, उन पे कोई भी नुकसान ना पहुंचाए और ये जो सारी चीज़ें हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उन्हें हम बचा के रखें। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडियन सिटीजन्स की ये जो ड्यूटी है ये आर्टिकल 51A में बताई गई है, जो आपको याद रखना है ये। उसमें नंबर 6, 7 और 9 की जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा हार्मोनियस कल्चर है उसकी हम कितनी विशेषता है, क्यों वो ज़रूरी है, इसको हम समझें और उसको बचा के रखें। फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको हमें मेंटेन करके रखना है, उनको हमें बचा के रखना है और इनके लिए हमारे मन में एक सद्भावना होनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस को भी हमें गिव अप कर देना है, मार-पीट नहीं करनी, सबसे अच्छे से बात करनी। वायलेंस का मेन मीनिंग होता है हाथ मस्ती मत करिए, किसी से मार-पीट मत करिए। और इसके बाद अगर हम इस पूरे चैप्टर को समराइज़ करें तो ये है कि नेचर ने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। हमें उसकी प्योरिटी, सैंक्टिटी और ब्यूटी को मेंटेन करना है। प्योरिटी यानी जितनी शुद्ध वो है, जितनी साफ़ वो है और जितनी सुंदर वो है, इन सारी चीज़ों को साफ़-सुथरा मेंटेन करके रखना ये हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। हमारे मन से ये ड्यूटी निकलनी चाहिए। इंडियन हेरिटेज जो है तभी हो पाएगा, एक लंबे समय के लिए हेरिटेज तभी बचा रह पाएगा अगर हम लोग इसको बचा के रखने में मदद करेंगे। नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रॉस्पेरिटी दी है और इतना बढ़िया हेरिटेज दिया है, उसे हमें बचा के रखना है। इंडिया के पास बहुत सारी इनवैल्यूएबल अपॉर्च्युनिटीज़ भी आई थी, अ, कि वो कैसे आगे धीरे-धीरे डेवलप कर सकता है, इन सारी चीज़ों को भी साथ में लेके चलना है। इस हिसाब से अगर हम बोलें तो इंडिया का जो हेरिटेज है वो क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड में अपना योगदान दिया है और अभी नहीं दिया है, युगों-युगों से वो देते चले आ रहे हैं। चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।